Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, BVD ITM, Lucknow. In this lecture series, we are studying about transportation engineering. In today's lecture, we will study about highway planning in India. So in our last lecture, we are studying about the JICAR committee and its recommendation, different types of organization and governing body which will promote the construction of a road and its development in India, such as Indian Road Congress, Central Road Research Institute, Highway Development Board, etc. So let's start. The content for today's topics are highway planning surveys and highway planning in India. Highway planning surveys. Highway planning surface is its include assessment of road plan. मतलब कि हमारे जो एरिया है, कोई एरिया है, सपोज करिए कि हम अगर यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी स्टेट में जो एरिया है उसमें नंबर रोड लेंथ कितनी रिक्वायरमेंट है उसका असेसमेंट करना किसका काम है? हाईवे प्लानिंग फेज में हम इसका असेसमेंट करेंगे कि हमें उस एरिया के लिए कितनी रोड लेंथ होनी चाहिए इसका। दूसरा, उस रोड जब हम लेंथ निकाल लिए, रोड का लेंथ निकाल लिए, तो उसको हम उसमें एक मास्टर प्लान बनाते हैं। मास्टर प्लान का मतलब होता है कि वो रोड कहाँ से पास करेगी, कितनी थिकनेस होगी, कितनी उसकी चौड़ाई होगी, एक्सेट्रा, और उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्राइमरी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे, एक्सेट्रा वाली कैटेगरी में। इसमें जो इसका जो नेक्स्ट फेज होता है उसमें होता है प्लानिंग सर्वे। जो ये प्लानिंग का जो सर्वे होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है 4 क्राइटेरिया पे। सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो होता है इकोनॉमिक स्टडीज़, दूसरा जो होता है वो फाइनेंशियल स्टडीज़, तीसरा जो होता है वो ट्रैफिक और रोड यूज़र स्टडीज़, और लास्ट जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग स्टडीज़। मतलब जब भी किसी रोड की हम प्लान करेंगे ना, तो रोड को प्लान करने के लिए हमें ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा किसी भी रोड को डिसाइड फाइनलाइज करने से पहले। सबसे पहला इकोनॉमिक स्टडीज़। इकोनॉमिक स्टडीज़ किसका? जिस एरिया के लिए हम रोड बना रहे हैं, जिस एरिया के लिए रोड बना रहे हैं उस एरिया की इकोनॉमिक स्टडीज। दूसरा, फाइनेंशियल स्टडी, उस रोड से रिवेन्यू कितना जनरेट होगा, या उस रोड में जैसे मार्केट प्लेस है तो मार्केट, अगर मान लीजिए कि शहर के एक कोने को किसी दूसरे को कोने के मार्केट प्लेस से कनेक्ट करना है, तो पब्लिक एक जगह से दूसरी जगह आएगी तो क्या होगा? मॉनिटरी एक्सचेंज होगा। मॉनिटरी एक्सचेंज होगा तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो फाइनेंशियल स्टडीज। दूसरा, फाइनेंशियल स्टडी में एक और आ जाएगा कि रोड बनाने में कितना पैसा लग रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक और रोड यूजर स्टडीज, कि कितने ट्रैफिक होती है, कितना व्हीकल उस रोड से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। लास्ट होता है इंजीनियरिंग स्टडीज, कि वहाँ का सरफेस ग्राउंड सॉइल का कंडीशन क्या है, रास्ते में आने वाले में कोई ब्रिज है या कोई रिवर है, एक्सेट्रा है कि नहीं है। ये सारी स्टडीज हम लोग यहाँ बात करेंगे इंजीनियरिंग स्टडीज में। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टडीज में। इकोनॉमिक स्टडीज में हम सबसे पहले बात करेंगे कि उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है और उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सपोज करें कि टोटल लखनऊ की अगर हम बात करें तो टोटल लखनऊ में पॉपुलेशन सपोज करते हैं कि 1 लाख है। तो ये 1 लाख तो अलग अलग एरिया में है। कुछ जो है वो गोमती नगर में रिसाइड कर रहे हैं, कुछ जो है ये हजरतगंज वाले एरिया में है, कुछ जो है वो आलमबाग में है। तो अलग अलग एरिया में है। तो उस पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन है टोटल 1 लाख, इस पॉपुलेशन का ये क्वांटिटी है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या अलग अलग है। गोमती में अलग अमाउंट के पब्लिक रहते हैं, हजरतगंज में अलग रहते हैं, आलमबाग में अलग रहते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पब्लिक है उस हिसाब से रोड बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से रोड की लेंथ होनी चाहिए। दूसरा होता है कि इस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड कैसा है। या तो स्टडी ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, या एवरेज ग्रोथ हो रहा है जैसा नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, तो ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा, इस एरिया में, इन तीनों एरिया में की अगर हम बात करें तो इस एरिया में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसा है। मतलब कि अगर सपोज करें फॉर एन इंस्टांस हम बात करें, गोमती नगर की बात करें, तो गोमती नगर में एग्रीकल्चरल ग्रोथ का मतलब होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में हर साल कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, या कितना खाने पीने की जो उपज है वो कितना हो रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब है कि कितनी इंडस्ट्री या कितना प्रोडक्ट यहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, इस हिसाब से। क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें व्हीकल चाहिए। जितना ज़्यादा व्हीकल होगा उस एरिया में जो पहले से रोड एग्जिस्ट अगर कर रहा है, अगर उस एरिया में पहले से रोड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस रोड पे प्रेशर बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को नई रोड बनानी पड़ेगी। या अगर वो ऐसा एरिया, गवर्नमेंट ऐसे एरिया में कंपनी है जहां रोड नहीं बना हुआ है, तो अब उसे रोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा होता है कि उस एरिया में पब्लिक का पर कैपिटा इनकम कितना है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी की एक दिन की कमाई कितनी है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पर कैपिटा, मतलब एक आदमी एक दिन में कितनी कमाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इससे क्या रिलेशन आ रहा है? इसका एक और रिलेशन है कि अगर कैपिटा ऑफ इनकम ज़्यादा है, अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो पर्सनल व्हीकल वहाँ ज़्यादा यूज़ होगा।
अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो पर्सनल व्हीकल ज़्यादा यूज़ होगा, अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होने का मतलब है कि एक ही गाड़ी में नंबर ऑफ पीपल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, रोड पे प्रेशर क्या है, कम है, रोड पे जो लोड है वो कम है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल है तो पब्लिक पर्सनली उसका यूज़ करेंगे। जब पर्सनली उसका यूज़ करेंगे तो उसमें क्या हो कि रोड पे ज़्यादा ही ट्रैफिक होगी और ज़्यादा कंजेशन होगा। तो पब्लिक, इसके लिए भी गवर्नमेंट इस बात के लिए भी पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टडीज़ की। फाइनेंशियल स्टडीज़ में जो बात की जाती है वो सोर्स ऑफ इनकम कितना है, रोड ट्रांसपोर्ट से सोर्स ऑफ इनकम कितना आ रहा, उससे रिवेन्यू कितनी जनरेट हो पा रही है, उससे रिवेन्यू कितनी जनरेट हो पा रही है। दूसरी बात है कि लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ के आसपास की पब्लिक की बात, मतलब एक तरह से ये बेसिकली बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में फ्यूचर में फाइनेंशियल ग्रोथ की क्या एक्सपेक्ट है। फाइनेंशियल मतलब उस एरिया में इंडस्ट्री और आ रही है या वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होने वाला है आने वाले सालों में। तो ये सब सारी स्टडीज़ किस में की जाती है, फाइनेंशियल स्टडीज़ में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक और रोड यूजर स्टडीज़। ट्रैफिक रोड यूजर स्टडीज़ में आता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम इन व्हीकल पर डे, मतलब कितना ट्रैफिक, मतलब उस रोड पे कितनी ट्रैफिक है, मतलब कितने व्हीकल एक दिन में पास करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आगे हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे इसी लेक्चर सीरीज में, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज। इसमें पता किया जाता है कि उस एरिया में ट्रैफिक का फ्लो का पैटर्न क्या है। नेक्स्ट, मास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब कितने अमाउंट ऑफ पब्लिक है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है, जैसे कि मेट्रो यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट की बस यूज़ कर रहे हो, रिक्शा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा। दूसरा, कितना एक्सीडेंट प्रोन जोन है या एकदम नॉर्मल जोन है, एक्सेट्रा की जो बातें हैं इसमें की जाती है। दूसरा है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ पब्लिक की ट्रैफिक यूज़ की भी ग्रोथ बढ़ेगी। तो उस हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि अब ऐसा हम रोड बनाएं जो 2 साल के बाद पता चला उस रोड में ट्रैफिक आ रही है, ऐसा तब तो गलत हो गया ना कि अब गवर्नमेंट को फिर से अलग खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें का हम ध्यान रखते हैं जब भी हम किसी भी रोड की प्लानिंग करते हैं, हाईवे की प्लानिंग करती है उसमें। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्टडीज़ की। इंजीनियरिंग स्टडी में सबसे पहला आता है टोपोग्राफी सर्वे। टोपोग्राफी सर्वे में देखा जाता है कि वहाँ नदी है, पहाड़ है, प्लेन लैंड है, कौन सा लैंड है, क्या लैंड है, इसकी स्टडी की जाती है टोपोग्राफी सर्वे। सॉइल स्टडी में की जाती है कि वहाँ के सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, एक्सेट्रा, ताकि हम उस पर रोड बनाएंगे तो रोड सक्सेस होगा कि नहीं होगा, नीचे तो नहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। दूसरा, अभी जो रोड बना हुआ है उसका लोकेशन कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा रोड अभी बना हुआ है, उस रोड का क्या एस्पेक्ट है, क्या उसको हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या उसको छोड़ के कोई दूसरे रोड पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तीसरा जो एस्टिमेशन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ड्यू टू प्रपोज्ड हाईवे। अगर हम हाईवे बना रहे हैं, अगर हम सपोज करें कि हम हाईवे, इस रोड से हाईवे निकाल रहे हैं, तो इस हाईवे से आसपास के एरिया में डेवलपमेंट का क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसका भी ध्यान हमें इंजीनियरिंग स्टडी में ही करना पड़ता है। दूसरा, अगर हम रोड बना रहे हैं तो रोड की लाइफ कितनी है, कितने दिनों के बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। दूसरी, रोड का ड्रेनेज और उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें हम इंजीनियरिंग स्टडीज में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हाईवे प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो सबसे पहला जो हाईवे प्लान हुआ था इंडिया में, सबसे पहली बार जो हुई थी, उसको हम लोग बोलते हैं नागपुर रोड प्लान। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नागपुर रोड प्लान। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1943 से 1963 में, 1943 से 1963 में ये हुआ था। इसके हिसाब से रोड को क्लासिफाई किया गया था 5 टाइप में ना, रोड को क्लासिफाई की गई थी 5 टाइप में। सबसे पहला टाइप तो वो था नेशनल हाईवे, दूसरा था स्टेट हाईवे, तीसरा था एमडीआर, चौथा था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, पांचवा था विलेज रोड। मतलब नेशनल हाईवे की जो कॉन्सेप्ट आई थी वो सबसे पहले नागपुर रोड प्लान में ही आई थी। यहाँ तक एक्सप्रेसवे की बात नहीं की गई थी, नेशनल हाईवे की बात नागपुर रोड प्लान में पहली बार हुई थी। यानी कि अगर हम 5 जो मेन टाइप के रोड होते हैं वो सबसे पहले नागपुर रोड प्लान में डिस्कस हुआ था, जो कि था नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसको कि हम लोग एमडीआर बोलते हैं, इसको हम लोग एमडीआर बोलते हैं, इसको हम लोग ओडीआर बोलते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और इसको हम लोग बोलते हैं वीआर। ठीक है। दूसरा, इसमें जो पैटर्न जो प्रीफर किया गया था रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए, वो पैटर्न प्रीफर किया गया था स्टार एंड ग्रिड रोड नेटवर्क, स्टार एंड ग्रिड रोड नेटवर्क पैटर्न। इसमें जो हमने जो टारगेट सेट किया था कि हमें इतनी रोड डेंसिटी चाहिए थी, वो थी 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए मिनिमम 16 किलोमीटर तो रोड हमें बनानी ही है।
ये टारगेट सेट किया गया था नागपुर रोड प्लान में। दूसरा किया गया था कि डेवलप एन एग्रीकल्चरल एरिया जो होगा, उस जिस एरिया में रोड बन रहा है उस एरिया में अगर कोई भी एग्रीकल्चरल एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो रोड से 8 किलोमीटर की दूरी, मेटल रोड मतलब पेव्ड रोड से मैक्सिमम 8 किलोमीटर की दूरी पे ही होगा। मतलब कि इसका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था कि सपोज करिए कि आपने कहीं पे इंडस्ट्री अपना सेट कर रखा है, उस इंडस्ट्री से जो आपकी रोड की डिस्टेंस होनी चाहिए, जो हाईवे की डिस्टेंस होनी चाहिए थी, वो मैक्सिमम 8 किलोमीटर होनी चाहिए थी। ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट था कि हमें 8 किलोमीटर के रीच में ही, हाईवे के 8 किलोमीटर के रीच में ही हमें इस हिसाब से रोड का नेटवर्क बनाना है कि कोई भी इंडस्ट्री 8 किलोमीटर के नेटवर्क रीच से बाहर ना हो। दूसरा जो इसमें रीच किया गया था वो था कि विलेज नेटवर्क के लिए, विलेज के लिए दिया गया था कि फर्स्ट कैटेगरी विलेज रोड को फर्स्ट कैटेगरी रोड में रखा जाए, यानी कि ये इस रोड को कच्ची रोड नहीं एक पेव्ड रोड के रूप में बनाया जाए। दूसरा, इसमें लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक को भी इंक्लूड किया गया था। इसमें लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक को भी यूज किया गया था कि उस एरिया में पहले से रेलवे ट्रैक है या नहीं है, इस चीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान, अगर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड एमडीआर को कंसीडर करें, एनएच प्लस एसएच प्लस एमडीआर की अगर हम बात करें तो ये होता है, इसका जो फॉर्मूला था वो था A/8 A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6N प्लस 8T प्लस D-R। अब इसमें हर एक टर्म का मतलब क्या, ए जो था वो था कि एग्रीकल्चरल एरिया कितना है, ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चरल एरिया कितना है, बी स्टैंड्स फॉर कि नॉन एग्रीकल्चरल एरिया कितना है, ये सभी चाहिए हमें किलोमीटर स्क्वायर में। एन जो था वो पब्लिक कितनी है, एन मतलब होता था कि पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कितने टाउन्स एंड विलेज है जिसका पॉपुलेशन रेंज 2000 से 5000 के बीच में है। मतलब कि कितने शहर ऐसे हैं जिनका जो पॉपुलेशन रेंज है वो 2000 से 5000 के बीच में हो। टी स्टैंड्स फॉर कि कितने विलेज और या शहर ऐसे हैं जो कि जिसमें पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा हो, जिसमें पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा हो। डी जो था उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट अलाउंस। डेवलपमेंट अलाउंस मतलब कि जो हमने कंसीडर किया था कि फ्यूचर में कितनी उसमें ट्रैफिक बढ़ेगी, उसके लिए हम लोग डेवलप, यानी कि 15% हमने उसमें डेवलपमेंट अलाउंस लिया था। और आर था लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक, मतलब पहले से कोई रेलवे ट्रैक है या नहीं है उसको हमें माइनस करना था। दूसरा, लेंथ ऑफ ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए फार्मूला यूज किया गया था, वो फार्मूला था 0.32 V प्लस 0.82 Q प्लस 1.6 P प्लस 3.2 S प्लस D। यहां पे जो डी था वो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट 15% वाला। ये था 3.2 है नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज जिसमें पॉपुलेशन रेंज कितनी होनी चाहिए थी, 2000 से 5000। 1.6 पी का मतलब था कि पॉपुलेशन रेंज कितनी होनी चाहिए, 1000 से 2000। यहाँ पे होनी चाहिए थी 500 से 1000। और वी जो थी वो थी नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज, जहाँ पे पॉपुलेशन रेंज कितनी होनी चाहिए थी, पॉपुलेशन रेंज होनी चाहिए थी लेस देन 500। यानी कि अगर हम इस दोनों से फार्मूले का यूज़ करें, इन दोनों फार्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे उस एरिया में टोटल लेंथ ऑफ एनएच, एसएच और एमडीआर की लेंथ कितनी थी। इसको निकालने का फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6N प्लस 80 प्लस D-R। दूसरा तो क्या था, ओडीआर एंड वीडीआर की लेंथ कितनी थी। ओडीआर वीडीआर की लेंथ के लिए हमें फार्मूला यूज करना था 0.32 V प्लस 0.8 Q प्लस 1.6 P प्लस 3.2 S प्लस D। यानी कि इसमें V क्या था, नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 500। Q क्या था, नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज हैविंग पॉपुलेशन इन द रेंज ऑफ 1000 टू 2000। 1.6 पी का मतलब था कि नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज हैविंग पॉपुलेशन इन द रेंज ऑफ 1000 टू 2000। और एस का मतलब था कि नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज इन द पॉपुलेशन रेंज ऑफ 2000 टू 5000। डी क्या था, डेवलपमेंट अलाउंस था 15% का। दूसरा, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान की बात करें तो ये रोड प्लान जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1961 से 1981 में। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि नागपुर रोड प्लान के हिसाब से हमारे टारगेट होना चाहिए, कंप्लीशन का टारगेट था 1943 से 63। तो टारगेट होने से पहले ये स्टार्ट कैसे हो गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस टाइम में
टारगेट से 2 साल पहले ही इस जो 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर ऑफ किलोमीटर की जो टारगेट थी वो हमने अचीव कर ली थी। जब टारगेट अचीव कर लिया तो सेकेंड स्टेज हमने इनिशिएट कर दिया था। सेकेंड स्टेज में क्या था कि उस नाम उस सेकेंड 20 ईयर प्लान, जिसको कि हम बॉम्बे रोड प्लान के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग इसका दूसरा नाम क्या है, बॉम्बे रोड प्लान। इसमें जो टारगेट सेट किया गया था, अचीव करने था, वो कितना था, वो था 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। और जो उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम 8 किलोमीटर पे रखे थे कि इंडस्ट्री और जो डेवलप्ड एग्रीकल्चर एरिया है वो मेटल रोड से 8 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए, वो यहाँ पे हम लोगों ने कम करके कितना रख दिया था, 6.4 किलोमीटर पे। मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी डेवलप्ड एग्रीकल्चर एरिया हाईवे से या स्टेट हाईवे से 6.4 किलोमीटर के रेंज में ही रहे, उससे ज़्यादा दूर हम अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा क्या हमने इसमें यूज़ किया था, और कोई कैटेगरी की रोड है तो वो 2.4 किलोमीटर, मतलब इंडस्ट्री से 2.4 किलोमीटर की रेंज में हो। हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए हमने 6.4 का रखा था, लेकिन अगर एमडीआर, ओडीआर या वीआर की बात करें तो इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर से 2.5 किलोमीटर की रेंज, 2.5 किलोमीटर के आसपास की रेंज में हो। ये किसके लिए था, ये था डेवलप्ड एरिया के लिए। अब हम सेमी डेवलप्ड एरिया की बात करें, मतलब जहाँ पे हल्का हल्का इंडस्ट्री शुरू हो रहा था, उसके लिए जो टारगेट रखा गया था वो था कि स्टेट एंड हाईवे की, स्टेट और नेशनल हाईवे की रीच जो उस लोकेशन से, किसी भी लोकेशन से, वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए थी, 12.8 किलोमीटर होनी चाहिए थी फ्रॉम मेटल रोड, यानी कि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे से। और अदर कैटेगरी रोड की बात करें तो वो 4.8 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। फॉर अनडेवलप्ड एरिया जहाँ पे अभी कुछ नहीं है, मतलब एकदम बहुत ही अंदर तक खेत है या बहुत ही इंटीरियर कोई विलेज था उस टाइम में, तो उस टाइम में जो अनडेवलप्ड एरिया है उसकी जो रेंज थी वो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से मैक्सिमम 19.2 किलोमीटर होनी चाहिए थी। लेकिन अनमेटल्ड रोड से, यानी कि ओडीआर और वीआर से, वो मैक्सिमम 8 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए था, 8 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए था। उसका टाउन हैविंग पॉपुलेशन, जिसका पॉपुलेशन 2000 या प्लेन में, नॉर्मल स्टेट में, प्लेन स्टेट में जैसे यूपी बिहार वाले स्टेट में, अगर जिसमें पॉपुलेशन 2000 से ज़्यादा हो, या हिली एरिया में, सेमी हिल्स एरिया में और हिली एरिया में जिसमें पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा हो, वो मेटल रोड के साथ कनेक्ट होंगे, वो एरिया मेटल रोड के साथ कनेक्ट होंगे। इसमें लेंथ ऑफ ट्रैक जो था उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। रेलवे को इंडिपेंडेंट रोड सिस्टम में हम लोग ने इंक्लूड कर दिया था, या इस रोड सिस्टम में, यानी कि रोड प्लान में हमने इसे इंक्लूड नहीं किया था, उसे हम रेलवे सिस्टम में ही इंक्लूड रखेंगे। और इसमें जो डेवलपमेंट फैक्टर कंसीडर किया था 15% की जगह पे 5% कंसीडर किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोग ने पहले ही रोड बना रखा था और हमने इस बार टारगेट भी बढ़ा दिया था, तो 15% रखने का कोई औचित्य बन नहीं रहा था, इसलिए वहां पे उन्होंने 5% ही फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान को रखा था। यानी कि इसका जो मेन कंसीडर आप करें तो सबसे पहला था कि स्टार्ट कब हुआ था, 1961 टू 81 में। किसके में टारगेट कितनी थी, इसमें टारगेट थी 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो डेवलप्ड एरिया, मतलब जहाँ पे पहले से इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे जो रोज मेटल रोड की जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी वो हो गई थी 6.4 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 8 किलोमीटर। और सेमी अनडेवलप्ड एरिया और अदर रोड के लिए वो डिस्टेंस थी 2.4 किलोमीटर। अगर सेमी डेवलप्ड एरिया है तो वहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी वो थी 12.8 किलोमीटर फ्रॉम द मेटल रोड एंड 4.8 किलोमीटर फ्रॉम द अदर कैटेगरी रोड। अनडेवलप्ड एरिया यानी कि गांव वगैरह के लिए जो 19.2 किलोमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए थे मैक्सिमम फ्रॉम मेटल रोड, और 8 किलोमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए थी फ्रॉम अदर कैटेगरी रोड। अगर कहीं कोई प्लेन शहर, कोई ऐसा शहर जो कि प्लेन एरिया में स्थित है और वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2000 है तो वो मेटल रोड के साथ कनेक्ट होगा। सेमी हिल एरिया में अगर पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है तो वो मेटल रोड के साथ कनेक्ट होगा। और हिली एरिया में जैसे कि हिमाचल प्रदेश या लद्दाख वगैरह सारे में जहाँ पे पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है तो उस रोड को कनेक्ट करने के लिए हमें भी मेटल रोड की जरूरत पड़ेगी। इसमें हमने जैसे नागपुर रोड प्लान में हमने डेवलपमेंट फंड में 15% इंक्लूड किया था, इसमें हम लोग ने 5% ही इंक्लूड करना था। और लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इसमें एक्सक्लूड करना था क्योंकि हमने माना कि रेलवे ट्रैक जो था वो इंडिपेंडेंट रोड सिस्टम, इंडिपेंडेंट रेलवे सिस्टम में आएगा। इसमें एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि इसमें हर रोड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले अलग अलग दिए गए थे। जैसे अगर सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए फार्मूला यूज करना हो तो हमें ये फार्मूला यूज करेंगे जो कि था A/64 प्लस B/80 प्लस C/96 प्लस 32K प्लस 8M प्लस D। इसमें A जो था वो डेवलप्ड एग्रीकल्चरल एरिया, B जो था वो सेमी डेवलप्ड एग्रीकल्चरल एरिया, C जो था वो अनडेवलप्ड कल्चरल एरिया, K जो थी वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ओवर द रेंज ऑफ 1 लाख,
एम जो था वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द रेंज ऑफ 1 लाख टू 50,000, वहाँ पे 5,000 तक मैक्सिमम गए थे, यहाँ पे आप 1 लाख से ज़्यादा की बात क्योंकि 20 साल बीत भी चुके थे, ठीक है। एन जो थी वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द रेंज ऑफ 50,000 टू 20,000। पी जो था उस टाइम में उसमें जो पॉपुलेशन रेंज थी वो 20,000 टू 10,000 थी। अगर हम स्टेट नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था, A/20 प्लस B/24 प्लस C/32 प्लस 48K प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 1.6P प्लस डी जो था वो डेवलपमेंट परसेंटेज था। डेवलपमेंट इस केस में कितना ले रहे हैं हम लोग, 5% ले रहे हैं, बस 15%, गलती से 15% ना समझ लीजिएगा, ये 5% ही था। 15% नागपुर रोड प्लान में लिया गया था। लेंथ ऑफ NH प्लस SH प्लस MDR के केस में देखा जाए तो उस टाइम में फॉर्मूला क्या था, A/8 प्लस B/16 प्लस C/24 प्लस 48K प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 9.6P प्लस 6.4Q प्लस 2.4R प्लस D। यहाँ पे जो K था वो पॉपुलेशन रेंज जब 1 लाख से ज़्यादा थी, एम जो थी वो पॉपुलेशन रेंज 1 लाख से 50,000 में थी, एन जो थी वो पॉपुलेशन रेंज 50,000 से 20,000 में थी, पी जो थी वो पॉपुलेशन रेंज 20,000 से 10,000 में थी, क्यू जो थी वो पॉपुलेशन रेंज 10,000 से 5,000 की थी, और आर जो थी वो पॉपुलेशन रेंज जो थी वो 5,000 से 2,000 के बीच में थी। और दूसरी बात, अगर वहीं पे अगर हम बात करें इसमें सेम में NH प्लस SH प्लस MDR के साथ ODR को भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तब जो फॉर्मूला यूज किया गया था वो फॉर्मूला 3A/16 प्लस 3B/32 प्लस C/16 प्लस 48K प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 9.6P प्लस 12.8Q प्लस 4R प्लस 0.8S प्लस 0.32T। इसमें S जो थी वो पॉपुलेशन रेंज 2,000 से 1,000 में थी, और T जो थी वो 1,000 से 500 के रेंज में थी। और अगर हम सेम में अगर हम विलेज रोड को इंक्लूड करते तब जो फॉर्मूला बन के आया था, जो कि टोटल रोड उस एरिया में होता, वो था A/4 प्लस B/8 प्लस C/12 प्लस 48K प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 9.6P प्लस 12.8Q प्लस 5.9R प्लस 1.6S प्लस 0.64T प्लस 0.2V प्लस D, जिसमें कि जो V थी वो थी पॉपुलेशन रेंज जहाँ पे 500 से कम हो, यानी कि कम वहाँ पे पॉपुलेशन थी, इसलिए वहाँ पे विलेज रोड इंक्लूड किया गया था। बाकी आप देख सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, 1-1 लाख के आसपास की पॉपुलेशन थी, जहाँ पे K और M का यूज़ किया गया, वहाँ पे आप NH प्रोवाइड किए हैं या SH प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे डिमांड या पॉपुलेशन रेंज बढ़ती है घटती गई है, उस हिसाब से उस एरिया में लोड का जो स्टेटस था वो इंक्लूड या एक्सक्लूड किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट रोड प्लान की जो कि डेवलप हुई थी इंडिया में, वो थी थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, या इसको बोला जाता है लखनऊ रोड प्लान। इसको बोला जाता है लखनऊ रोड प्लान। इसमें इन्होंने जैसे नागपुर रोड प्लान में हमने रोड को 5 कैटेगरी में डिसाइड किया था। पहली कैटेगरी उसमें हम लोग डिसाइड की थी हाईवे की, दूसरी कैटेगरी स्टेट हाईवे की, तीसरी कैटेगरी हमने डिसाइड किया था मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथी कैटेगरी डिसाइड की गई थी ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड, पांचवी जो कैटेगरी हम लोग ने डिसाइड किया था वो कैटेगरी थी विलेज रोड की। लेकिन नागपुर रोड प्लान के हिसाब से हम लोग ने बस उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना था। पहली कैटेगरी थी प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शियरी। प्राइमरी की अगर हम बात करें, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में अगर फर्दर हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी में अगर हम इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं प्राइमरी में, तो प्राइमरी में आ जाती थी NH और एक्सप्रेसवे। सेकेंडरी में बात करें तो यहां आ जाती थी स्टेट हाईवे, MDR, और टर्शियरी में आ जाती थी ODR और VR। ये थी टर्शियरी में। जहां पे भी पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है वहां पे ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्शन किया जाएगा, कोई भी कच्ची सड़क नहीं रहेगी जहां पे पॉपुलेशन 500 से ज्यादा। यहाँ पे जो रोड की डेंसिटी जो टारगेट की गई थी वो टारगेट की गई थी 82 किलोमीटर, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए रोड कितनी होनी चाहिए थी, कम से कम 82 किलोमीटर होनी चाहिए थी। लेंथ ऑफ SH और MDR जो थी वो बेस्ड करती थी बोथ एरिया और पॉपुलेशन कितने हैं उस एरिया में। विलेज और टाउन विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1500 शुड बी कनेक्टेड बाय MDR। जहां पे भी 1500 से ज़्यादा जो भी विलेज या गांव या शहर में 1500 से ज़्यादा वो MDR रोड के साथ कनेक्ट होगी। जहां पे पॉपुलेशन 1000 से 1500 के बीच में है वो ODR के साथ कनेक्ट होगी। रोड उस एरिया में भी बना जाए जहां पे कम इंडस्ट्री, अभी तक क्या था कि जहां पे पहले से इंडस्ट्री थी उस एरिया की रोड हमें इंप्रूव करनी थी। लेकिन जैसे जैसे इंडिया आगे डेवलप होता गया, इंडस्ट्री आती गई इंडिया में, तो अब उस एरिया में भी रोड कंस्ट्रक्ट करवाना था जहां पे इंडस्ट्री कम थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हम वहाँ अट्रैक्ट कर सके, उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री अट्रैक्ट कर सके। इसमें अगर हम लेंथ ऑफ रोड की बात करें फ्रॉम लखनऊ रोड प्लान, तो इसमें टोटल लेंथ ऑफ रोड जो निकलती है वो निकलती है 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज।
लेकिन अगर पर्टिकुलरली अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो लेंथ ऑफ एनएच की अगर हम बात करें तो एरिया अपॉन 50 होता है, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 50। अगर एसएच की बात करें तो एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 25। और लेंथ ऑफ एसएच की होता है 65 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ एनएच, मतलब 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ एच कर देंगे तो यहाँ से एक और एसएच की बारी आएगी। लेकिन एसएच होगा ओरिजिनली में इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वही हमारा स्टेट हाईवे का डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट जो होता है लेंथ ऑफ एमडीआर की हम बात करें तो लेंथ ऑफ एमडीआर होती थी वो होती थी एरिया अपॉन 12.5, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 12.5, और लेंथ ऑफ एमडीआर होती थी 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। ये भी होता था इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा मैक्सिमम, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही हमारी एमडीआर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था कि हाईवे प्लानिंग कैसे की जाती है। हाईवे प्लानिंग डिपेंड करती है 5 चीज़ों पे। सबसे पहला इकोनॉमिक स्टडीज़, दूसरा फाइनेंशियल, फिर ट्रैफिक स्टडीज़, फिर उसमें आती थी पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडीज़। उसके बाद हम लोग ने बात किया था हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। हाईवे प्लानिंग इन इंडिया में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात की गई थी नागपुर रोड प्लान जो कि 1941 से लेकर 1943 से 1963 में हुई थी। इसमें टारगेट रखा गया था कि 16 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे हम रोड कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। दूसरी हम बात करेंगे बॉम्बे रोड प्लान जो कि 1961 से 1981 में हुई थी। इसमें हम लोगों ने टारगेट रखा था 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। जो लास्ट रोड प्लान हुई थी वो हुई थी 1983 से 2003 के लिए, जो कि थी लखनऊ रोड प्लान, सॉरी 1981 से 2001 के लिए, और यहाँ इस रोड प्लान का नाम दिया गया था लखनऊ रोड प्लान। इसमें जो हम लोगों ने टारगेट डिसाइड किया था वो टारगेट डिसाइड किया था कि 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। नागपुर रोड प्लान में हम लोगों ने रेलवे को रोड प्लान में ही कंसिडर कर लिया गया था, लेकिन बॉम्बे रोड प्लान में हमने रेलवे को एक्सक्लूड कर दिया था कि रेलवे को हमने इंडिपेंडेंट नेटवर्क सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दिया था। सिमिलरली लखनऊ रोड प्लान में भी हम लोगों ने रेलवे को कंसिडर नहीं किया गया था। लखनऊ रोड प्लान में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने की थी कि जिस एरिया में रोड नहीं बना हुआ था, जहाँ पे कम इंडस्ट्री थी, वहाँ पे भी हमें रोड कंस्ट्रक्ट करवाना था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री अट्रैक्ट कर सके। ओके, थैंक यू।